हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। मैं डॉक्टर साहिल वर्मा और आज हम इस वीडियो के अंदर बात कर रहे हैं क्लास 10th के चैप्टर 12 इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। इसके रिगार्डिंग 2 वीडियो मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ। थर्ड पार्ट आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो इस सीरीज़ का लास्ट पार्ट होगा, जिसमें हम पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखिए, किसी भी सर्किट में अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है तो वो गर्म भी होगा। आपने देखा होगा छोटी वायर है, कई बार वो पतली वायर जो जल जाती है या सड़ जाती है, उसका कारण क्या है कि उसमें करंट ज़्यादा आ रहा है। कि अगर आप एक पतली वायर को हीटर, गीज़र, फ्रीज़र या एसी फ्रिज के साथ अगर आप जोड़ देते हो तो वो वायर जल्दी सड़ जाती है। उसका कारण क्या है कि वो गर्म जल्दी होगी। तो इसके लिए आप बड़ी वायर यूज़ में लेते हो। इसका मतलब क्या है कि अगर करंट जा रहा है तो करंट के कारण क्या प्रोड्यूस होता है, रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होता है। और कितने टाइम के लिए करंट जा रहा है इस पर डिपेंड करता है कि वो जो वायर है या जो वो अप्लायंस है वो कितना गर्म हो गया। तो दैट इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इसको समझाने के लिए जूल ने सबसे पहले हमें फॉर्मूला दिया। उस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या था कि जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल किसके इक्वल है, वर्क अपॉन चार्ज के या वर्क डन ऑन एनी चार्ज। करंट किसके इक्वल था, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज के। क्लियर है। अब इसी तरह अगर आप बात करो जूल्स की, तो जूल ने एक कॉन्सेप्ट दिया। जूल ने कहा कि जो हीट है वो हीट VIT के प्रोपोर्शनल होगी, यानी कि उसकी वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस, करंट और टाइम के प्रोपोर्शनल रहेगी। अब ओम्स लॉ क्या बोलता है, ओम्स लॉ बोलता है कि V इज इक्वल टू IR। सही है। V की वैल्यू अब इसमें पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, H इज इक्वल टू IR डॉट IT। थोड़ा सा इसको सॉल्व करें अपने, तो H इज इक्वल टू क्या हो गया, I स्क्वायर RT। अब यहाँ से पता क्या चला, यहाँ से ये पता चला है कि H जो है वो करंट के प्रोपोर्शनल है उसकी स्क्वायर के, कि जितना ज़्यादा करंट होगा उतना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। करंट प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के, जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट होगा उतना ही ज़्यादा हीट होगी, और जितने टाइम तक करंट चलेगा उस पर भी डिपेंड करेगी। सो दिस इज नोन एज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। एग्जाम में आपसे पूछेंगे डिस्क्राइब जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, तो अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, हीट इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ I, heat is proportional to resistance and heat is proportional to time. Similar इन्होंने कहा कि जो पावर है वो पावर V into I के प्रोपोर्शनल होती है। तो बेसिकली हीट क्या हो जाएगी, पावर इनटू टाइम, यानी कि VIT। तो ये चीज यहाँ से आएगी हमारे पास, ये चीज जो है वो यहाँ से आएगी कि हीट क्या होता है, पावर इनटू टाइम होता है। और पावर क्या बताया, V इंटू I, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर है। अब इस पे एक न्यूमेरिकल देखें अपने, NCERT एग्जांपल है आपका कि 100 जूल हीट इज प्रोड्यूस्ड ऑन अ 4 ओम रेजिस्टेंस। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस, आपको V फाइंड करना है कितना होगा। क्लियर। तो H का फॉर्मूला क्या है, टाइम आपको दे रखा है 1 सेकेंड, तो H का फॉर्मूला VIT ये हो गया। H आपको गिवन है 100, V निकालना है, I नहीं पता, T नहीं पता। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको कन्वर्ट कर लो I को V अपॉन R में, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। तो V स्क्वायर अपॉन R इंटू T किसके आ गया, 100 के इक्वल। तो V स्क्वायर इंटू 1 अपॉन R कितना था, 4 इक्वल टू 100। तो V स्क्वायर क्या आ गया हमारे पास, फोर 400 आ जाएगा, और V क्या आ जाएगा, रूट ऑफ 400 यानी कि 20।
तो ये न्यूमेरिकल हो जाएगा। इस तरीके से आप हीट के फॉर्मूले से अलग अलग वैल्यूज फाइंड कर सकते हो। अब बात करें यूनिट की, तो यूनिट ऑफ हीट क्या रहेगी हमारे पास, जूल रहेगी, और पावर की यूनिट क्या रहेगी, पावर छोटी क्लास में भी आप पढ़ के आए हो वाट, और हीट के लिए क्या यूज करते हैं, जूल यूज करते हैं। तो ये है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब आप चेंजेस कैसे कर सकते हो, अगर आपको एक फॉर्मूला दिया है तो उससे आप दो फॉर्मूले कैसे बना सकते हो, वो देख लें कि कन्वर्जन ऑफ फॉर्मूलाज अगर आप देखोगे तो क्या हो जाएगा, पावर किसके इक्वल है, पावर इक्वल है V इंटू आई के, पावर किसके इक्वल है, V इंटू आई के। ओम्स लॉ क्या है, V इज इक्वल टू आई है, तो V की वैल्यू पुट कर दूं तो P किसके इक्वल हो जाएगा, आई स्क्वायर आर। अगर यह I की वैल्यू पुट करता तो क्या होता, V इंटू वी ओवर आर, यानी कि P किसके इक्वल हो गया, V स्क्वायर अपॉन आर। अब सिमिलर H का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू टी, नंबर 1, P की वैल्यू रखूँ मैं वी आई टी, तो H इज इक्वल टू वी आई टी। वो न्यूमेरिकल में जिसकी वैल्यू दी आप वो फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। P की वैल्यू ये रखूँ तो आई स्क्वायर आर टी, जो कि जूल्स लॉ के अकॉर्डिंग है। P की वैल्यू अगर ये रखूँगा तो वी स्क्वायर टी अपॉन आर, जो कि हमने यहाँ रखी है। तो ये अलग अलग वैल्यूज हो जाएगी हमारे पास। तो बेसिकली है क्या, बेसिकली P इज इक्वल टू वी आई, ये एक ही फॉर्मूला है। P की यूनिट वाट, ये वोल्ट, और ये एम्पियर। अब सिमिलर अगर 1 वॉट की डेफिनेशन पूछ लूँ मैं कि 1 वॉट क्या होगा, व्हेन 1 volt potential difference is produced to carrying 1 ampere charge, when 1 volt potential difference produced to carry 1 ampere charge, then power is of 1 watt, कि पावर जो है वो 1 वॉट के इक्वल होगी। क्लियर। अब इसी तरह पावर की कुछ यूनिट होती है किलोवाट, किलोवाट यानी कि 1000 वाट के इक्वल। क्लियर। अब किलोवाट आर की बात करें, जिसे कमर्शियल यूनिट भी बोलते हैं, हमारे घर में जो बिल आता है वो बिल किस हिसाब से आता है, कमर्शियल यूनिट के हिसाब से कितना यूनिट चला, तो 1 यूनिट इक्वल होता है 1 किलोवाट आर के, यानी कि 1 किलोवाट आर में हो गए 1000 वाट हो गए और 3600 सेकंड हो गए। तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 36 इंटू 10⁵ वाट सेकंड। अच्छा, वाट सेकंड को क्या लिखते हैं हम, जूल लिखते हैं। इसे थोड़ा सा मॉडिफाई कर देंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 10⁶ आ जाएगा, 10 से डिवाइड करते हैं 3.6, तो 1 किलोवाट आर किसके इक्वल हुआ, 3.6 इंटू 10⁶ जूल के। अब जैसे इसमें एक क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी 13 कि एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर ऑफ 400 वाट ऑपरेट 8 आवर पर डे, 30 डे का कॉस्ट क्या होगा इसका, अगर 1 यूनिट का खर्चा है, 1 यूनिट कॉस्ट इज 3 रुपीज। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं अपने। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप निकाल लो टोटल एनर्जी कंज्यूम इन अ डे, टोटल एनर्जी ऑफ अ डे। तो इसमें हमारे पास पावर कितना है, 400 इंटू 8 आर। क्लियर। अब ये आर में आ गया, लेकिन 400 वाट है तो इसे किलोवाट में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा हमारे पास
3.2 किलोवाट आवर फॉर अ मंथ या फॉर 30 डेज। 30 डेज के लिए कितना होगा? 30 डेज इंटू 3.2। क्लियर? तो ये हो जाएगा हमारे पास 96 किलोवाट आवर। अब 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 यूनिट होता है और कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट देखा आपको 3 रुपीज, तो कॉस्ट ऑफ 96 यूनिट कितना आ जाएगा? 96 इंटू 3 288 रुपीज। क्लियर है ये सिस्टम। अब इसी में अगर इलेक्ट्रिकल बिल निकालना हो आपने और घर के अप्लायंस दिए हो तो उनकी बात कर लूँ मैं। एक क्वेश्चन करवा देता हूँ, लास्ट क्वेश्चन होगा ये, कि जैसे घर में अप्लायंस लगे हैं, मैं यहाँ अप्लायंस लिख देता हूँ। बल्ब है, 2 बल्ब, ईच ऑफ 10 वॉट, जो चलते हैं 6 आवर अ डे। 1 फ्रिज ऑफ 2000 वाट, या थोड़ा छोटा कर लेते हैं 400 वाट, 4 आवर अ डे चलता है। 4 फैन ईच ऑफ 150 वाट, कॉस्ट फॉर रन्स फॉर 4 आवर अ डे। तो अप्रैल 2020 या मार्च अप्रैल 2020 का कॉस्ट निकालना है इसमें। इफ a unit charge is 8 रुपीज, ठीक है। तो अब टोटल हीट ऑफ अ डे कैसे निकालेंगे? 2 बल्ब है, 10 वॉट का एक है जो 6 घंटे चलता है। क्लियर? अब ये वाट में गिवन है तो इसे किलोवाट में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे। प्लस एक फ्रिज है 400 वाट का जो 4 घंटे चलता है, किलोवाट में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड। प्लस 4 फैन है ईच ऑफ 150 वाट, रन्स फॉर 4 आवर, 1000 से डिवाइड। क्लियर? थोड़ा सॉल्व कर लें इसे। 12/100 प्लस 16/10 प्लस 24/10। तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.012 या 0.12 प्लस 1.6 प्लस 2.4, ये हुआ 4.12 किलोवाट आवर। ये एक दिन का है। क्लियर? तो अब 4 पूरे मंथ का, मार्च और अप्रैल मंथ का, मार्च में कितने दिन है? 31, और अप्रैल में कितने दिन है? 30। सो एनर्जी कंज्यूम्ड इन 61 डेज, 61 से मल्टीप्लाई कर देंगे 4.12 को, देन कॉस्ट ऑफ 61 डेज कितना आ जाएगा? 8 इंटू 61 इंटू 4.12, तो ये रुपीज आएगा, ये बिल आएगा इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का। इसी तरह आपको फैब आ जाए अगर, तो फैब जैसे 2020 आ गया तो आपको पता लगाना पड़ेगा कि फैब 2020 में कितने दिन थे, 28 थे या 29 दिन थे, 28 और 29 डेज थे, तो आप वहाँ से कैलकुलेशन करो। क्लियर? तो ये है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, बिल्कुल आसान चैप्टर है। आप प्रैक्टिस कीजिए, कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।